हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर एप्लीकेशन। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। आप लोग के अकाउंट्स के अंदर पिछले साल जो भी थियरी आई थी और जो भी इंपॉर्टेंट थियरी मैंने आपको दिया है, उस सभी थियरी का हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेनेशन वीडियो के जरिए आपको पूरा समझा देते हैं। और एक बार डिटेलिंग में लिखना भी क्या है और कैसे लिखा है उसको समझना है, ठीक है, वो हम लोग सब इस वीडियो से क्लियर कर लेंगे। तो देखो, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिजर्व फॉर आफ्टर सेल्स सर्विस। ओके, मतलब समझो, अगर आप एक बार अपने कस्टमर को जब सामान बेच देते हो, तो होता है ना कि कस्टमर आपसे वारंटी मांगता है, ठीक है, गारंटी और वारंटी मांगता है। तो वारंटी के केस में आपको पता ही है क्या होता है कि अगर समझो आपने 2 साल की अपने कस्टमर को वारंटी दिया है, तो अगर 2 साल में कुछ भी खराब होता है तो कस्टमर आपके पास आएगा और आपको उसको फ्री में रिपेयर करके देना पड़ेगा। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। और देखो स्टूडेंट्स, ये जो होता है, ये आपका हायर परचेस जो चैप्टर है उसके अंदर ये थियरी है, ठीक है। तो हायर परचेस वाला चैप्टर है, तो उसमें आपको पता ही है कि आप एक इंस्टॉलमेंट पे सामान खरीदते हो या बेचते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार हम इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं और फिर क्या लिखा है उसको रीडिंग भी कर लेंगे। देखो, समझो कि ये एक आदमी है, ठीक है। ये समझो 9,000 का कोई सामान बेच रहा है, समझो 9,000 का कोई मशीन बेच रहा है, और ये मशीन खरीदने के लिए उसके पास कोई आदमी आया, समझो इसने इसके पास से मशीन परचेस किया, ठीक है। तो ये कौन है? परचेजर। ये कौन हो गया? परचेजर हो गया। और ये कौन हो गया? तो ये हो गया सर जी, ये सेलर हो गया। अब जब परचेजर जब परचेस करेगा ना, तो ये पूछेगा ना, मतलब सेलर को, कि भाई देखो, मशीन मैं तेरे से खरीद तो रहा हूं 9,000 का, लेकिन इसकी वारंटी कितनी? अगर खराब हो गया 2 साल में, तो क्या तू इसको रिपेयर करके देगा? वारंटी में है क्या? ऐसा पूछते हैं कि नहीं? हम टीवी वगैरह खरीदने जाते हैं तो पूछते हैं ना कि वारंटी में है कि नहीं, कितने साल की वारंटी है। तो जब ये सेलर है ना, वो क्या करेगा, ये मशीन है ना, आपको 9,000 का नहीं बोलेगा। ये वारंटी जो स्टूडेंट्स है ना, वारंटी वो कभी फ्री में नहीं आती। आपको लगता है कि यार ये मेरे को फ्री में रिपेयर करके देगा 2 साल में, ऐसा नहीं होता। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे ना, जब आप रियलिटी में ये सब चीज जब अपनी जॉब ज्वाइन करोगे कहीं पर और ये देखोगे, तो वहां पर पता चलता है कि मशीन का जो वैल्यू है वो 9,000 है, लेकिन सेलर जो है ना, वो परचेजर को क्या बोलेगा पता है? कि ये मशीन जो है ना वो 10,000 का, 10,000 का मशीन, 10,000 का मशीन है, ऐसा परचेजर को बोलेगा। समझे बात को? और 1,000 उसने ऐड कर दिए। क्यों ऐड किए पता है? कि भाई उसको 2 साल की वारंटी दे रहा है। परचेजर को क्या कर रहा है? 2 ईयर की वारंटी दे रहा है, 2 ईयर की वारंटी दे रहा है। मतलब क्या हो गया वारंटी का मतलब? समझे कि अगर कुछ भी खराब होता है, तो जो परचेजर है ना, वो सेलर के पास जाएगा, बोलेगा भाई देख, तेरे पास से मैंने 10,000 का मशीन लिया था और ये मशीन खराब हो गया। तो 2 साल तक अगर वो मशीन खराब होता है ना, तो सेलर की जवाबदारी है कि वो परचेजर को फ्री में रिपेयर करके दे, है ना। और इसी वजह से जो सेलर है, वो ये 1,000 रुपए एक्स्ट्रा पहले ही चार्ज कर लेगा, जब जो मशीन है ना वो बेचेगा तब। बात क्लियर हुई? तो इस तरीके से ट्रांजेक्शन होते हैं। तो जब भी परचेसर परचेस करने जाएगा मशीन, तो मशीन की जो कैश प्राइस है ना, वो कितनी बताएगा? 10,000। लेकिन उसमें से कितना परसेंट वो वारंटी के लिए चार्ज करेगा, वो आपको क्वेश्चन में दे देते हैं, ठीक है, कि 1,000 जो भी है, 2,000, वो सब। और ये जो 1,000 रुपए चार्ज करता है एक्स्ट्रा, वो कस्टमर को नहीं बताएगा, वो परचेजर को बताएगा नहीं। परचेजर को तो वही बोलेगा कि भाई देख, 10,000 का सामान है और इसमें 2 साल की वारंटी है, ठीक है। और आप हो जाते हो खुश कि हाँ, इस मेरे को 2,000 की वारंटी मिल गई और 10,000 का मशीन है। अब होता क्या है, यहाँ पर परचेजर के लिए कुछ नहीं है, पहले हमें सब कुछ समझना है सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेलर जब ये सामान बेचेगा, सेलर जब ये सामान बेचेगा, तब ये एंट्री क्या करेगा? नॉर्मली हम लोग ने जब हायर परचेस किया था, तो एंट्री क्या करते थे? आप लोगों ने हायर परचेस सीख लिया, तो एंट्री क्या करते थे? तो एंट्री कुछ ऐसे करते थे, देखो।
परचेजर अकाउंट क्या हो जाता था, डेबिट हो जाता था। और 2 क्या लिखते थे, हायर परचेस सेल्स अकाउंट क्या हो जाता था, क्रेडिट। कितना होता था, कितने का सामान बेचा, बोले सर 10,000। ये सेलर करेगा, परचेसर के लिए कुछ नहीं देखना है अपने को सिर्फ सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही यहाँ पर फर्क पड़ेगा। आफ्टर सेल सर्विस किसको जरूरत है, परचेसर को जरूरत है, लेकिन सेलर जो है ना, सेलर उसको उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो यहां पर आपको लिखना है 2, क्या लिखेंगे, देखो यहां पर क्वेश्चन में है, यहां पर क्या लिखना है, मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट। ये हम लोग पढ़ेंगे जब समझ में आ जाएगा, पहले हम लोग यहां पर समझ लेते हैं, क्या लिखेंगे, मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट। एक सेकेंड, और यहां पर 9,000 का सेल बताएगा और 1,000 का क्या बताएगा, मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट। और ये जो है ना, सेलर मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट बनाएगा ऐसे करके, देखो जब ये एंट्री करेगा ना, तो एक मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट बनाएगा। ये कौन बनाएगा, सेलर बनाएगा। और इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, तो वो आपको मैंने बता दी। और उसका लेजर पोस्टिंग जो है वो कैसे होगा, तो लेजर पोस्टिंग ऐसे होगा, यहां पर मेंटेनेंस सर्विस क्या लिखा, क्रेडिट लिखा, तो यहां पर आप लिखोगे बाय परचेजर अकाउंट कितना, 1,000, क्योंकि ये क्रेडिट है ना, तो ये क्रेडिट साइड 1,000 लिखोगे। फिर उसके बाद अगर समझो 1 साल 2 साल, 2 साल की वारंटी है, ध्यान से समझना, यहां से पूरा आपका थियरी भी समझ में आएगा। अगर आपने 2 साल का वारंटी दिया है, तो अगर 2 साल में कुछ भी खराब होता है तो वो परचेजर आएगा सेलर के पास, देख बेटा ये मेरा खराब हो गया। तो अगर समझो पहले साल के एंड तक परचेसर आया और कुछ खर्चा आपने रिपेयरिंग के लिए करके दिया उसको, देखो सेलर को तो खर्चा होगा ना, परचेसर को तो फ्री है कि भाई 2 साल की वारंटी है, वो आपके पास आया, आप उसको फ्री में रिपेयर करके दोगे। तो अगर आपने वो फ्री में रिपेयर करके दिया, तो वो आप यहां पर लिखोगे टू कैश अकाउंट। ये एक्सपेंसेस कौन करेगा, सेलर करेगा, और उसके लिए सेलर ने पहले से 1,000 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर लिए थे, उसको उसने मेंटेनेंस अकाउंट में बचा के रखा था। बात आएगी नहीं समझ में, तो ये लॉजिक होता है प्रैक्टिकल में। तो ये जो होता है, उसको समझो पहले साल खत्म हुआ और 400 रुपए का खर्चा हुआ, ठीक है, तो कैश अकाउंट जो भी एक्सपेंसेस सेलर ने किया उसके लिए, और रिपेयर करके उसको दे दिया। तो पहला साल खत्म होगा तो ये 1,000 रुपए का जो बैलेंस है, वो 1,000 रुपए का बैलेंस में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 600 बचेगा, और क्या लिखना है, टू बैलेंस कैरीड डाउन। और ये बैलेंस कैरीड डाउन नेक्स्ट ईयर चला जाएगा बाय, क्या लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब समझो दूसरा साल आया, दूसरे साल भी तो वारंटी थी, लेकिन समझो दूसरे साल जो आदमी है सामने वाला, जो परचेसर है, उसका सामान बिगड़ा ही नहीं, वो आया ही नहीं, ठीक है, और दूसरा साल पूरा खत्म हो गया। तो दूसरा साल जैसे खत्म हो जाएगा, वैसे ये जो 600 रुपए का उसने प्रोविजन करके रखा था सस्पेंस अकाउंट में, अगर देखो दूसरे साल भी वो हो सकता है कि दूसरे साल भी वो से परचेसर आया आपके पास और बोला कि यार ये सामान बिगड़ गया, रिपेयर करके दो, तो कोई बात नहीं, आप रिपेयर करके दे दोगे। अगर समझो आपने रिपेयर करके दिया, 200 रुपए खर्चा और हो गया, तो समझो 200 रुपए यहाँ पर रिकॉर्ड कर लो, टू क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। और अगर 200 रुपए के बाद बचा कितना, यहाँ पर 400 रुपए, क्या अभी ये जो 400 रुपए है, क्या नेक्स्ट ईयर लेके जाने की जरूरत है, बोले कि सर नहीं, 2 साल की वारंटी थी, खत्म हो गई। तो अब ये जो 400 रुपए है, वो आप कहाँ लेके चले जाओगे, पीएनएल अकाउंट में लेके चले जाओगे। ये आपका एक तरीके से प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने वारंटी के लिए 400 रुपए मेंटेनेंस अकाउंट में रखे थे, मतलब मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट में रखे थे, क्योंकि आपको पता था कि वो 2 साल में कभी भी आ सकता है रिपेयरिंग के लिए, तो आपको उसको फ्री में रिपेयर करके देना पड़ेगा।
तो आपने जो 1000 रुपए का रिजर्व रखा था मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट में, उसी में से आप अपना खर्चा एडजस्ट करोगे और बाकी बचा खर्चा फॉरवर्ड करते जाओगे। जैसे आपका साल खत्म हो गया, अब जो भी बचा हुआ रिजर्व है उसको आप ट्रांसफर कर दोगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट। बात आई समझ में? और एग्जैक्टली देखो यहां पर यही लिखा है। अब पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? चलिए देखो, गुड्स में बी सोल्ड ऑन द कंडीशन दैट द फ्री मेंटेनेंस सर्विस, मतलब एक तरीके से वारंटी, इफ बी प्रोवाइडेड फॉर द पर्टिकुलर पीरियड, जैसे 2 साल 3 साल की वारंटी होती है, ठीक है? वैसा। उसके बाद बात करते हैं, इन सच केस द प्राइस, ओके, प्राइस विल इंक्लूडिंग अ सम टुवर्ड द मेंटेनेंस, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया 9000 का आपका मशीन था, उसमें जो 2 साल का वारंटी का प्राइस है ना, वो इंक्लूड कर देते। वारंटी कभी कोई फ्री में नहीं देता, ठीक है? आपको क्या लगता है वारंटी वो लोग फ्री में देते हैं? नहीं, वारंटी की प्राइस गुड्स के अंदर इंक्लूड होती है, ठीक है? वारंटी का भी वो पैसा लेता है। आजकल देखो दुनिया में कुछ चीज फ्री नहीं आती, आप देखो, ठीक है? फ्री का कुछ भी नहीं है दुनिया में। फ्री में इकोनॉमिक्स नहीं चलता, फ्री में देश नहीं चलता, फ्री में किसी का घर नहीं चलता, ठीक है? तो फ्री में कुछ नहीं चलता आजकल, ठीक है? तो ये बात समझो कि अगर सामने वाला वारंटी दे रहा है तो वो आपसे उस वारंटी का पैसा ऑलरेडी चार्ज कर चुका है और वो वस्तु के एक्सपेंस में इंक्लूड होता है। देखो, इंक्लूडिंग द प्राइस। उसके बाद such amount must therefore be transferred to the maintenance suspense account, और वो अमाउंट कहां पर ट्रांसफर करते हैं? मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जैसे हम लोगों ने 1000 रुपए ट्रांसफर किए थे, याद करो। उसके बाद एवरी ईयर द एक्चुअल अमाउंट स्पेंड टू द मेंटेनेंस शुड बी डेबिटेड टू द मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट। जैसे आपने यहाँ पर डेबिट किया, देखो एवरी ईयर जो भी एक्सपेंस करोगे वो यहाँ पर डेबिट कर रहे हो। देखो, ये एक्सपेंसेस किया तो आपने डेबिट किया, ये एक्सपेंसेस किया तो आपने डेबिट किया। बात आएगी नहीं क्लियर समझ में? देखो, समझ में आ रहा है तो बताना मेरे को, ठीक है? हाँ, ये डेबिट करेंगे मेंटेनेंस अकाउंट में। उसके बाद व्हेन द ओके, हाँ, व्हेन द स्टिपुलेटेड पीरियड फॉर द मेंटेनेंस इज ओवर, जैसे 2 साल का मेंटेनेंस पीरियड था वो खत्म हो गया। नाउ द क्रेडिट बैलेंस ऑफ द मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट विल सजेस्ट, ओके, जो भी बचा हुआ अमाउंट है, जैसे अपने केस में कितना बचा हुआ, कितना बचा था भाई? अपने केस में 400 रुपए बचे थे। कहाँ ले गए? पीएनएल अकाउंट में। तो यहाँ पर देखो लिखा ही है, सेविंग इन द एक्सपेक्टेड मेंटेनेंस विल बी ट्रांसफर एंड बी ट्रांसफर टू द क्रेडिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चला जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, पीएनएल में क्रेडिट साइड चला जाएगा। एंड इफ whoever the actual expenditure exceed the credit to the maintenance suspense account, मतलब हमने 1000 रुपए का मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट बनाया था, ये सोच के बनाया था कि 2 साल में अगर वो आदमी का कुछ भी रिपेयरिंग होता है तो 1000 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन समझो 1000 रुपए से ज्यादा का खर्चा हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे केस में क्या हुआ, यहाँ पर हमारे केस में क्या हुआ कि 1000 रुपए का हम लोगों ने मेंटेनेंस बनाया था, 400 का पहले साल, 200 का दूसरे साल खर्चा हुआ, 600 का ही खर्चा हुआ, बाकी 400 बच गया। लेकिन हो सकता है ना कि ज्यादा खर्चा भी हो जाए, तो अगर ज्यादा खर्चा हो जाता तो फिर क्या करते? तो देखो लिखा भी है, द एडिशनल सम शुड बी प्रोवाइडेड टू द डेबिटेड टू द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। सिंपल, मतलब देखो अगर कुछ पैसा बचता है तो क्रेडिट होगा पीएनएल अकाउंट में, ओके, जैसे यहाँ पर सेविंग हुआ तो पीएनएल में क्रेडिट जाएगा। और अगर ज्यादा खर्चा होता है, एक्सीड द सम ऑफ क्रेडिट टू द मेंटेनेंस अकाउंट, देन इट डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कि अगर ज्यादा पैसा खर्च कर लेते तो डेबिट कर देते पीएनएल अकाउंट। सिंपल सी बात है, ठीक है? चलो, द अनदर मेथड इज एस्टिमेट, एक सेकेंड, द अनदर मेथड इज टू बी, एक सेकेंड, हाँ, अनदर मेथड इज टू एस्टिमेट द मेंटेनेंस एक्सपेंस फॉर द ईच ईयर if the actual expenditure during the year exceed the estimated sum, the additional sums is provided to the profit and loss account similarly। ये एक दूसरी मेथड बताइए, ठीक है? if the actual expenditure are less than estimated amount, the surplus transfer to the creditor to the profit loss account। ये दूसरी मेथड, ठीक है? चलो, however it divisible, sorry, it is advisable not to transfer to the such a difference each year to the profit loss account until the guarantee is over।
जब तक गारंटी खत्म नहीं होती ना तब तक पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको 2 साल का बोला कि आपको एडवाइस क्या देना है भाई, देखो जब तक पूरा 2 साल का पीरियड था जो आपने दिया था गारंटी में वो खत्म नहीं होता ना तब तक ट्रांसफर नहीं करना पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, बात आ गई समझ में? ओके, चलिए तो ये हो गया आपका टॉपिक यहाँ पर, आई होप क्लियर। ओके, चलिए तो फिर स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।